नक्सलवाद पर कार्रवाई लगातार जारी है। आज फिर से आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 14 नक्सली मारे गए हैं और इस बार की कार्रवाई में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी मारा गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की बात करता हूं और वो तमाम जरूरी खबरें आपको दिखाता हूं जो आपके लिए देखना, जानना, समझना जरूरी है। और अगर कोई खबर विदेश की हो और चर्चा में हो, सबसे बड़ी हो, तो विदेश की खबर भी दिखाता हूं। सीधे मुद्दे की बात में आज कौन कौन सी खबर आप देखने वाले हैं, चलिए आज उसकी शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत आज विदेश की खबर से ही करूंगा। अमेरिका में फिर से ट्रंप सरकार की वापसी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और शपथ लेते ही बड़े बड़े फैसले भी कर दिए हैं। भारत पर भी असर पड़ने वाला है, इसलिए विस्तार से बात होगी, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। दूसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश शराबबंदी की ओर बढ़ चला है क्या, और इसका जिक्र खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। पहले विस्तार न्यूज के मंच पर कहा और अब उज्जैन से धार्मिक नगरों में शराबबंदी की बात दोहरा दी है। विस्तार से बात करेंगे, देखने लायक खबर है, जरूर देखिएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे सीहोर की। एमपी के सीहोर में एक सड़क 200 परिवारों के लिए मुसीबत बन गई। सड़क बनाने की वजह से अतिक्रमण किया गया, जिसके बाद 2000 परिवारों के रहने का ठिकाना नहीं बचा। 200 परिवार दर्द में हैं, इसलिए कहानी विस्तार से आपका अपना चैनल दिखाएगा। चौथी खबर में बात करेंगे बुरहानपुर की। रिश्वत लेने से एक सरकारी बाबू अब चपरासी बन गए हैं। 10,000 का रिश्वत लिए थे, पकड़ा गए तो पहले सस्पेंड हो गए और अब डिमोशन भी हो गया है। बाबू से चपरासी बन गए। क्या है पूरा मामला जानना चाहते हैं, विस्तार से बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। आज फिर से सुबह सुबह खबर आई कि जंगल में नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, लेकिन इस बार जंगल बस्तर का नहीं था, इस बार ऑपरेशन गरियाबंद में हुआ है। बहुत बड़ा प्रहार किया है सुरक्षा बलों ने। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है, 1 करोड़ का। विस्तार से बताएंगे, ग्राउंड पर लिए चलेंगे। जहां जहां नक्सलवाद पर प्रहार हो रहा है, वहां वहां विस्तार न्यूज आपको दिखाई दे रहा है। छठी खबर में बात राजधानी रायपुर की करेंगे। रायपुर में चाइनीज मांझे ने 7 साल के मासूम की जान ले ली है। रोक के बाद भी आखिर क्यों बिक रहा है मौत वाला ये चाइनीज मांझा, आपसे बात जरूरी है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और पहली खबर क्या है वो बता देते हैं। पहली खबर, अमेरिका में फिर से ट्रंप सरकार। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ जाने से भारत पर क्या असर पड़ेगा और इस खबर को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए चलिए शुरुआत कर देते हैं। अमेरिका में फिर से आ गई है ट्रंप सरकार। भारत में दिन की शुरुआत इसी खबर से हुई कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। कई दशकों में ऐसा पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह खुले में ना होकर अमेरिकी संसद के अंदर हुआ है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही ट्रंप एक्शन में आ गए। बड़े बड़े फैसले कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात भी कह दी है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के में एलन मस्क भी झूमते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने दुनिया भर से दिग्गज पहुंचे थे। भारत से ट्रंप के ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे थे। उद्योगपति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ पहुंचे थे। ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रपति बनते ही कह दिया, हम अमेरिका को महान बनाएंगे। अमेरिका में स्वर्ण युग की शुरुआत हो गई है। ट्रंप के शपथ ग्रहण पर पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. This is what victory feels like. We will make America proud again. And we will make
America great again. The golden age of America begins right now. अपने देश को अगर कोई राष्ट्रपति महान बनाने की बात कहे तो ये बात दिखाना और सुनाना चाहिए। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते के साथ ही पिछली बाइडेन सरकार के 78 फैसले बदल दिए। महज 6 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। इसमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता खत्म करने, WHO और पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका को बाहर निकालने जैसे फैसले बहुत अहम हैं। चलिए विस्तार से बता देते हैं ट्रंप के वो फैसले जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है, लेकिन चर्चा उन फैसलों की भी करेंगे जिसका भारत पर भी असर पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए अपनी स्क्रीन। ट्रंप ने अमेरिका में लागू जन्मजात नागरिकता अधिकार को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। अमेरिका में यह कानून 150 साल से लागू है। इसका मतलब यह है कि माता पिता दूसरे देश के भी हों, लेकिन अगर बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है तो उसे खुद ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली। ट्रंप के फैसले की वजह से उनकी नागरिकता खतरे में आ जाएगी। ट्रंप का दूसरा बड़ा फैसला क्या है? दूसरा बड़ा फैसला जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का फैसला। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। अमेरिका में 4 करोड़ 78 लाख से भी ज्यादा अप्रवासी रहते हैं। मतलब जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुस गए हैं, भारत से भी करीब 28 लाख लोग अवैध तरीके से भारत से जाकर रह रहे हैं, जिन पर असर पड़ेगा। ये दोनों फैसले ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लिए हैं। ये तो बात भारत पर असर पड़ने वाले फैसलों को ही। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ट्रंप ने चीन को आंख दिखाने वाले भी 2 फैसले कर दिए हैं। पहला फैसला WHO से अलग होने का फैसला। अमेरिका WHO का सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका इस एजेंसी को बहुत ज्यादा पैसा देता है, जबकि इसका ज्यादा फायदा दूसरे देश उठाते हैं। ट्रंप का निशाना हर बार चीन की तरफ होता है। ट्रंप का एक और फैसला जिसकी खूब चर्चा है, पनामा नहर वापस छीनने की धमकी दी। पनामा नहर को अमेरिका ने 1999 में पनामा देश को गिफ्ट किया था, लेकिन इस पर अब चीन का कंट्रोल हो चुका है और यहां अमेरिकी जहाजों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए ट्रंप ने धमकी दी है कि पनामा नहर वापस ले लेंगे। अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी के बाद भारत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ अमेरिका भारत को एक मजबूत साझेदार के रूप में देख सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ भी ट्रंप का रुख भारत के पक्ष में रहेगा। भारत और अमेरिका में रक्षा तकनीक, आतंकवाद के मुद्दों पर पारस्परिक सहयोग देखने को मिलेगा। आज ही शपथ लिए हैं, इसलिए बस इतना ही बता पाऊंगा कि क्या असर हो सकता है, क्या असर हो रहा है और क्या होगा। ये जब होगा तो वही बता देंगे विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है वो बता देता हूं। अगली खबर कहां से है? मध्य प्रदेश से है। और क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी होने वाली है? ये सवाल क्यों उठ रहा है और यहां क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है? इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या है? धार्मिक शहरों में जल्दी ही शराबबंदी होने वाली है। शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री को लेकर लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। विस्तार न्यूज ने भी अपने इंटरव्यू में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किए थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार न्यूज के मंच पर ही कहा था कि शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री ने उज्जैन में भी ये बात दोहराई और कह दिया है कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की नीति की ओर बढ़ रहे हैं। शराबबंदी को लेकर आप मुख्यमंत्री के दोनों बयान सुन लीजिए, क्योंकि शराबबंदी की चर्चा विस्तार न्यूज को दिए गए इंटरव्यू के बाद ही शुरू हुई थी। एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत से बातचीत में डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा था, सुनिए जरा। हमको ये बात भी देखना पड़ेगी कि धार्मिकता में हमारा समाज में भी वो सारी व्यवस्था रहे जिसके आधार पर समाज का दृष्टिकोण ठीक रहे। इसलिए मैं खुले में मांस वो हमने रोका,
धार्मिक दृष्टि से है, लेकिन ये बात सही कि जीवन नर्क बनाने में मदिरा वाला मामला भी आता है, ये शराब की दुकानें। तो अभी हम चरणबद्ध चल रहे हैं कि हमारे धार्मिक जितने 17-18 शहर है उन सब दूर हम दारू की दुकानें बंद कराएंगे। तो चरणबद्ध रूप से, नैतिक रूप से हम इस बात के पक्ष में है कि अभी हम धार्मिक शहर में आने वाले मार्च के नए बजट के समय तक ये निर्णय करेंगे कि यहाँ दारू की दुकानें बंद कर दें। क्या ये फैसला आगे तक प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी तक जाएगा क्या? अभी तो भविष्य का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा बस चले तो मैं जरूर उस तक पहुँचूँ। हमारी प्रदेश की पॉलिसी है कि हम धार्मिक शहरों से शराबबंदी की तरफ करें, और मुझे इस बात का संतोष है कि धीरे धीरे करके हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। विस्तार न्यूज से बातचीत में जो बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही, वो बात धीरे धीरे प्रदेश व्यापी हो गई, बड़े फैसले की ओर बढ़ चली। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शराबबंदी पर बयान देते हुए साफ साफ कह दिया है कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी सरकार की पॉलिसी रही है। शराबबंदी के फैसले को लेकर सरकारी विभाग राजस्व की अतिरिक्त व्यवस्था करने में भी जुट गया है। धार्मिक नगरों में शराबबंदी की बात मुख्यमंत्री ने की तो विस्तार न्यूज भी धार्मिक नगरों में साधु संतों से बात की है। शराबबंदी को लेकर साधु संत क्या कह रहे हैं, धर्म, संन्यास और आध्यात्म सभी की जानकारी रखने वाले क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो फैसला लिया गया है यह स्वागत योग्य है। पंडित लोग इसका स्वागत किया है। जहाँ पर देवता निवास करते हैं वहाँ पर आश्रय पदार्थ की क्या आवश्यकता है। मध्य प्रदेश का सीएम भी उज्जैन में ये निर्णय लिया, बहुत जल्दी से ले लिया, बहुत अच्छा है। हम साधु संत बहुत खुश है। तो हम लोग उनसे फिर मांग करेंगे कि मांस भी तीर्थ में से समाप्त होना चाहिए। हम सब मुख्यमंत्री जी के इस पहल का स्वागत करते हैं। ऐसा होना चाहिए, धार्मिक स्थल से या कि दूर हटाओ उसको, 2000-5000 मीटर दूरी के स्थान में रख। धार्मिक नगरियों में क्या, मैं तो कह रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करना चाहिए, नशा मुक्त करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया फैसला है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ भी मंदिर में हम देखते हैं कि बहुत से लोग शराब पी करके मंदिर में आते हैं। शराबबंदी के लिए मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रहे हैं और शराबबंदी बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की पहल बहुत अच्छी है। धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी बिल्कुल बंद ही करना चाहिए। तो धार्मिक जगह पर ये सब चीज नहीं होना चाहिए, दारू चाहे मीट मछली ये सब, अंडा ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे भी छत्तीसगढ़ में सभी धार्मिक नगरियों पर एकदम शराब बंदी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वैसे तो अशांति का माहौल भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, लेकिन ऐसा शराबबंदी होता है और माननीय अगर मोहन जी कहे हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो और ज़्यादा शराबखोरी और ज़्यादा बहुत होता है। मैं तो कहता हूँ नशा पत्ती ही बंद हो जाना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो तीर्थ स्थानों पर मदिरापान को बंद करने का जो निर्णय लिया, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं उन पर मात्रा का बंद होना चाहिए। ये विस्तार न्यूज ही कर सकता है। विस्तार न्यूज में खबरों का आप ऐसा विश्लेषण देखते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सभी धार्मिक नगरी के साधु संत, मठ मंदिर के पुजारियों को हमने आपको विस्तार से क्यों सुनाया? आपको पता है क्यों सुनाया? क्योंकि ये अगले विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दे दिए हैं और शुरुआत धीरे धीरे धार्मिक नगरी से हो रही है। तो यकीन मानिए कि क्या मैंने लिखा था ना कि क्या मध्य प्रदेश शराबबंदी की ओर बढ़ चला है। खैर, मुख्यमंत्री के बयान से साधु संत खुश हैं, सीएम के बयान का स्वागत कर रहे हैं। धार्मिक शहरों में शराबबंदी का असर कहां कहां हो सकता है मध्य प्रदेश, वो भी देख लीजिए। मेरे बगल में पूरी जानकारी आपको दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, भोजपुर, मैहर, खजुराहो, दतिया और देवास हैं। अगर धार्मिक नगरों में शराबबंदी होती है तो सबसे पहले असर कहां दिखाई देगा? यहीं असर दिखाई देगा। देख लीजिए आपके शहर में शराबबंदी होने वाली है या नहीं। नाम पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। ये मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर हैं। महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, शारदा मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। डॉक्टर मोहन यादव के इस फैसले पर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता से भी विस्तार न्यूज ने बात की है। छत्तीसगढ़ की जनता क्या कह रही है, ये भी सुनिए। और ये जो निर्णय लिया गया है, सच में ये कथनी और करनी बड़ी ही अच्छी है। बहुत अच्छा फैसला है। भारत को स्वस्थ बनाने के लिए शराबबंदी बहुत आवश्यक है। हेल्थ के हिसाब से भी देखें तो नॉनवेज ये सब चीज़ें तो वैसे भी आजकल डॉक्टर्स ही बोलने लग गए हैं कि वी शुड कंट्रोल एंड नॉट टू गेट ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो अच्छा ही मेरे हिसाब से तो
ये ऐसा है कि ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए। चलिए देर हुआ, देर आए दुरुस्त आए। हम तो इसका जो है संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से हम इसका जो है तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। ये गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इस निर्णय पर हम लोग आधारित हैं और ऐसा किया जाए। मैं नहीं सहमत हूँ आपसे कि आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि वहाँ पर पूर्ण बंदी है और यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। किसी भी राज्य में शराबबंदी बहुत ही बड़ा फैसला होता है, राज्य के राजस्व पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन राजस्व की फिक्र ना करके जनहित में शराबबंदी का यह फैसला हमेशा ही स्वागत योग्य रहा है। फिर कह रहा हूं, शराबबंदी का विचार ये बताता है कि आपके मुख्यमंत्री आपकी परवाह करते हैं, संवेदनशील हैं वो आप लोगों को लेकर, जनता को लेकर। सबसे पहले विस्तार न्यूज के मंच पर ही मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की बात कही थी, तो इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे कि क्या मध्य प्रदेश शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन शराबबंदी की बात करते करते आपने कुछ पुजारियों को और जनता को सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जो धार्मिक नगर हैं वहां से मांस भी बंद कर देना चाहिए। तो क्या शराबबंदी के साथ साथ मांसों की बिक्री भी धार्मिक नगरों से बंद हो जाएगी? ऐसे जो भी सवाल आएंगे, जो भी प्रतिक्रिया आएगी, वो आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको कहां लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर, सड़क बनाओ पर ऐसी मत बनाओ कि गरीबों को बेघर कर दो। आपके विकास कार्य से गरीब बेघर हो जाएं, कम से कम ऐसा विकास मत करो। आपके घर के आसपास सड़क बनती है तो सबसे ज्यादा खुशी इलाके के लोगों को होती है कि नहीं होती? आपको होती है कि नहीं कि आवागमन बहुत शानदार हो जाएगा? होती है ना कि आखिर अब खराब सड़क से मुक्ति मिल जाएगी। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं आप ऐसा? लेकिन मध्य प्रदेश की सीहोर में बनी ये सड़क अब 200 परिवारों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। हालात ये हैं कि कई परिवारों के रहने का ठिकाना बचा ही नहीं है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। मध्य प्रदेश के सीहोर में शहर से करीब 21 किलोमीटर दूर भावखेड़ी गांव में करीब 2 साल पहले सड़क का चौड़ीकरण किया गया था। कितने साल पहले? 2 साल पहले। फरवरी 2023 में बनी सड़क के लिए करीब 120 पेड़ काट दिए गए थे। 120 पेड़ काट दिए गए थे, सोचिए आप, सड़क निर्माण के लिए, जबकि करीब 165 घरों को अतिक्रमण बताते हुए आंशिक तौर पर तोड़ा गया। करीब 112 स्ट्रक्चर ऐसे भी थे जिन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि तोड़े गए घरों में 80 घर ऐसे भी थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे। अब इन्हीं घरों में रहने वाले 200 परिवारों के लिए रहने का संकट आ गया है। आपको बता दें कि सीहोर जिले में भावखेड़ी से अमलाहा तक करीब 18 किलोमीटर लंबी सड़क पहले सिंगल लेन हुआ करती थी, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक लोड को देखते हुए इस सड़क को डबल लेन किया गया। इसके लिए जगह की जरूरत थी। अब जगह की जरूरत थी तो सड़क किनारे बने घरों को तोड़ दिया गया। जब घरों को तोड़ा गया तो उनमें रहने वाले कुछ लोगों ने खाली पड़े और जर्जर हो चुके सरकारी स्कूलों और पंचायत भवनों को ही अपना आशियाना बना लिया, ठिकाना बना लिया, इस आस में कि शायद जल्द ही प्रशासन उनके रहने का कुछ इंतजाम करेगा। लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने उन परिवारों का हाल चाल जाना है जिनके पास आज भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है। 2 तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। पहली तस्वीर सुरेश जैन के परिवार की है। सुरेश सड़क के लिए अपना घर गंवाने के बाद पत्नी और बेटियों के साथ पंचायत भवन में रहने के लिए मजबूर है। सुरेश अपनी मजबूरी बताते हुए कहते हैं कि पत्नी और बेटियों के साथ रहने को कोई और जगह नहीं थी। हालात ये है कि नहाने तक की जगह नहीं है। बरसात की आड़ करके नहाने की, मतलब पॉलीथीन की आड़ के साथ ही नहाने की जगह बनाई है। दूसरी तस्वीर देवीलाल के परिवार की है। देवीलाल की उम्र करीब 60 साल है। देवीलाल एक सरकारी स्कूल के जर्जर भवन में रहते हैं। उन्हें यहाँ ना तो पीने का पानी मिल पाता है और ना ही खाने के लिए राशन। जैसे तैसे जीवन काट रहे हैं। ये तो 2 परिवारों की तस्वीर है, लेकिन ऐसे करीब 200 परिवार हैं जो ऐसे ही हालत में रहने को मजबूर है। हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने इन परिवारों से बात की है और उनकी स्थिति जानी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे। सीहोर के भावखेड़ी में तोड़े गए मकानों के बाद लोगों का जीवन अब स्कूल में बीत रहा है। ये सरकारी पुराना स्कूल है। मकान तोड़ दिए गए, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला और इसी स्कूल को उन्होंने अपना घर बना लिया। यहाँ देखेंगे आपकी महिलाएं एक तरफ अपना काम कर रही हैं, दूसरी तरफ अव्यवस्था है और तीसरा सरकारी निर्माण में अब इस पुराने सरकारी भवन का सहारा लेकर गुजर बसर किया जा रहा है।
साल हो गए मकान तोड़े हुए, आप यहीं रह रहे हैं? हाँ। शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। बाकी प्रशासन कभी पूछने नहीं आया कि आप लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं मकान टूटने के? यहाँ कोई ने नहीं पूछी। ये पानी चुका तो ये गाँव है का खराब, जितना गाँव है का ये खराब। अब यहाँ खाना वगैरह सब यहीं करना पड़ता है? यहीं करा। ये पुराना कन्या स्कूल है, यहाँ स्कूल तो फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों का आशियाना बन चुका है। क्योंकि आपका मकान कब तोड़ा गया था? आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं अभी? मैं तो कम से कम मेरी 50-55 की करीब में उम्र होने वाली है, और वो कम से कम 100 साल से ऊपर का मकान था मेरा। 100 साल तक अपने मकान में रहने वाले लोग अब इस छोटे से कमरे में। इस पूरे मामले को जानने और समझने के बाद बारी थी जिम्मेदारों से सवाल करने की। जब ये पूरा मामला लेकर हमारे सहयोगी जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्होंने भी मामले को स्वीकार करते हुए क्या कहा पता है आपको? समस्या का समाधान करने की बात कह दी है। क्या कहना था अधिकारियों का, सुनिए जरा। ये इसका हमने जब उस टाइम पे अतिक्रमण तोड़ा गया था तो हमने अपनी टीम को भेज के सर्वे कराया था, और हमने उसको पूरी क्लासिफाई भी किया है कि किसका कितनी क्षति पहुंची है। उसमें जो सबसे ज्यादा टूटे हुए उनके भी हमने नाम प्रॉपरली लिए हैं, और जिनको कुछ कम क्षति है उस हिसाब से हमने बाइफरकेट करके पूरे 200 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है। और इनमें जो प्रधानमंत्री आवास टूटे हैं, इसके अलावा ऐसे कुछ नाम भी हैं, कुछ 80-90 नाम है जिनके आवास हम स्वीकृत कर सकते हैं, तो उनका हम सर्वे करवाएंगे जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास का सेकेंड 2.0 का सर्वे स्टार्ट होगा। मैडम जी, आपने पूरी जानकारी बता दी। सीओ मैडम, आपने सब कुछ बता दिया कि इसमें ये कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं, हम ये करवाएंगे, हम ये बनवाएंगे। ये करवाएंगे और बनवाएंगे वाले सरकारी बयान से आप सब कुछ कर सकती हैं तो कीजिए ना। लोग बेघर हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि जिन लोगों का घर तोड़ा गया है उन्हें कम से कम मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, और जब तक मुआवजा ना मिल पा रहा हो तो रहने का इंतजाम तो होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर कौन सी है ये बता देते हैं आपको। देख लीजिए अगली खबर कौन सी है ये बताइए। रिश्वत लेते थे ठीक ठाक बाबू थे, और रिश्वत लेते थे चपरासी बना दिए गए, और यहाँ हमने फोटो अलग बड़ा सा लगा दिया। क्या मतलब ऐसा काम करने से? एक बार कहीं पढ़ा था कि रिश्वत कभी भी अकेले नहीं आती, देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियां, दुख, तनाव और चिंता भी साथ लाती है, और यही बद्दुआ लगी है बुरहानपुर के सरकारी बाबू को। तारीफ बुरहानपुर की कलेक्टर साहिबा की भी करनी चाहिए, जिन्होंने रिश्वत लेने वाले को इतनी कड़ी सजा दी है जो मिसाल बनी है। खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से। यहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात एक बाबू पर आरोप लगा कि उसने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। और रिश्वत किससे मांगी है? एक महिला से। महिला को आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भर्ती करने के लिए रिश्वत मांगी थी। पूरा मामला तब संज्ञान में आया जब जन सुनवाई हुई। इसमें पीड़ित महिला ने शिकायत की कि खखनार में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत सुभाष काकड़े ने आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भर्ती के लिए पैसे मांगे हैं। महिला का आरोप था कि बाबू ने अपनी बेटी के अकाउंट में 10,000 रुपए फोन पे से ट्रांसफर कराया। अच्छा, आजकल एक तो और चक्कर है, डिजिटल इंडिया हो गया है ना, तो डिजिटल इंडिया चक्कर क्या होता है? भ्रष्टाचार वाला। हाँ, ये हमारी बिटिया का नंबर है, जरा इसमें 10,000 रुपए भेज दो। हद है। बताइए, लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं वो भ्रष्टाचार भी ऑनलाइन कर रहे हैं, खातों में कर रहे हैं, डंके की चोट पे एक नंबर पर 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अकाउंट में पैसा जा रहा है ना, फोन पे से ट्रांसफर कराएं। पूरा मामला जुलाई 2024 का है। तब प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सुभाष काकड़े को सस्पेंड कर दिया गया था, और कलेक्टर भव्या मित्तल ने जांच के आदेश दिए थे। जांच के लिए अपर कलेक्टर और परियोजना अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद सुभाष काकड़े से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन सुभाष काकड़े ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जांच में आरोप सही पाए गए। जब आरोप सही साबित हुए तब बारी थी कार्रवाई की। इस पर बुरहानपुर की कलेक्टर भव्या मित्तल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुभाष काकड़े को चपरासी के पद पर डिमोट कर दिया है। सुभाष को अब नेपानार के परियोजना अधिकारी कार्यालय में चपरासी के पद पर तैनात किया गया है। इस पूरी कार्रवाई पर कलेक्टर भव्या मित्तल का क्या कहना है, सुनिए जरा। ये साबित होता है कि उनके द्वारा राशि ली गई है, इसीलिए हम अपने नो टॉलरेंस पॉलिसी करप्शन के संबंध में जो रहती है उसके तहत उनको डिमोट किया है। और अब हम जो 50 साल से अगर किसी की उम्र हो गई हो या 20 साल से अधिक सर्विस में हो गए हैं तो उसके तहत हम ये भी देखते हैं कि उनको अगर हम
सेवानिवृत्त कर सकते हैं तो हम वो कार्रवाई भी करें, आगे हम इसमें भी देखेंगे। बाव्या जी, बहुत शानदार कार्रवाई की है आपने। ऐसी कार्रवाई मिसाल बनेगी और ऐसी कार्रवाई से कम आपके जिले में तो पैसा लेने से पहले बाबू भ्रष्टाचारी ये सोचेंगे कि भाई साहब प्रमोशन ले रहे हैं तो डिमोशन भी कर देंगे, मैडम डिमोशन भी कर देंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यह है कि कलेक्टर भव्या मित्तल ने बड़ी कार्रवाई तो की ही है, लेकिन सरकारी पदों पर बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों को सोचना चाहिए कि रिश्वत लेना कितना गलत है और पकड़े जाने पर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। 1 मिनट में बाबू से चपरासी बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है ये बता देते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर इतिहास रचने वाली है। आज फिर 14 नक्सली मारे गए हैं। आज फिर 14 नक्सली मारे गए हैं, देख लीजिए आप। और कहां मारे गए हैं? इस चोटी में मारे गए हैं, इस पहाड़ में मारे गए हैं। चलिए आपको विस्तार से सब कुछ बता देता हूं। सुरक्षा बलों को बार बार सलाम है, बार बार सैल्यूट है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा जल्द होने वाला है। नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो पाताल से भी ढूंढकर मारे जाएंगे। अमित शाह के इस संकल्प को साय सरकार के नेतृत्व में सुरक्षा बल लगातार पूरा कर रहे हैं। एक के बाद एक जवान नक्सलवाद पर प्रहार का नया इतिहास रच रहे हैं। मार्च 2026 की डेडलाइन को ध्यान में रखकर नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चुन कर किया जा रहा है। जवानों की मेहनत और सरकार के अटूट संकल्प की कहानी बस्तर के बाद गरियाबंद में भी दिखाई दे रही है। बस्तर के बाद अब गरियाबंद के जंगलों में हमारे वीर जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सलियों को आज सबसे बड़ा नुकसान पहुंचने वाला था। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है। गरियाबंद के जंगल में 1000 जवानों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर लिया था। 40 घंटे से ज्यादा समय तक चले एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद हमारे वीर जवान अपने साथ 14 नक्सलियों के शव लेकर वापस लौटे। घंटों पैदल चलकर नदी नाले पार कर ये जवान शव लेकर ही लौटे। एंटी नक्सल ऑपरेशन की हर तस्वीर आपको सबसे पहले विस्तार न्यूज ही दिखाता है, क्योंकि नक्सल ऑपरेशन जिस तरह से चलाए जाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक जिद ठानी है, वैसी ही हमने भी संकल्प लिया है कि नक्सलवाद के खात्मे तक उसका हर एक पहलू आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है इस नक्सलवाद की वजह से। अगर जवान जंगल में हैं तो हमारे सहयोगी भी जंगल के पास ही डटे रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं। जहां जवान नक्सलियों के लिए काल बने बैठे थे, वहां भी विस्तार न्यूज का कैमरा पहुंचा। गरियाबंद के उस जंगल को देखिए जहां ये मुठभेड़ हुई। गरियाबंद का ये भालूडिगी पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर ही जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इन जंगलों में कार्रवाई करने के लिए हमारे जवान करीब 17 किलोमीटर तक पैदल चलकर मंजिल तक पहुंचे और फिर 17 किलोमीटर सोचिए, तब जाकर नक्सलियों का शव वापस लेकर लौटे। इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों ने करीब 34 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की है। हमारे संवाददाता नितेश गर्ग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजें। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से बात करें। गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट गांव में हम पहुंच गए हैं और आप देखिए यहीं जो है नक्सलियों के विरुद्ध जो है जवानों ने मोर्चा खोल रखा है। नक्सलियों की आरामगाह बन गया था और जवानों ने इस आरामगाह को ध्वस्त करने का ठाना है। रिपोर्ट को रोकते हुए मैं आपको नितेश की लाइव रिपोर्ट दिखा देता हूं। जरा दिखाइए नितेश, कहां है नितेश, जरा दिखाइए। नक्सली किस तरीके की जो है रिटेलिएशन कर रहे थे, उनका जवाब कैसा था, फिर आपने चढ़ाई कैसे? दोनों तरफ एक ही था। हाँ ठीक है। और कितने नक्सलियों को मार गिरा आपने? और ये देखिए तमाम जवान जो है यहाँ पर उतर रहे हैं और इनके लिए जो भोजन बन रहा है उस तस्वीर को भी दिखाया कि कैसी वहाँ पर किस तरीके से फायरिंग चल रही थी, किस तरीके से वार पलटवार चल रहा था अंदर। फायरिंग तो 2 दिन से हो रहा था। हाँ, और अभी भी जारी है ना फायरिंग? अभी भी जारी है। अभी दूसरी पार्टी चली गई? दूसरी पार्टी गई है। अभी कितने दिन तक मुठभेड़ चलने की आशंका है? पता नहीं, वो देखेंगे। आप किस साइड से थे? ये लोहारी गुंडा साइड से थे? हाँ हाँ। और जो है प्रेशर आईडी और इन सब के क्या हालात हैं, किस तरीके से? आईडी फाइड मिला है। हाँ। कितने आईडीज को डिफ्यूज किया आपने? डिफ्यूज तो हमारा पार्टी आएगा, लेकिन आईडी है उधर। हाँ। 7-8 आरपीजी मोटार सबसे युद्ध चला। मोटर। ऊपर की भौगोलिक स्थितियां कैसी थी, कितनी चुनौती जा रही थी? वो चारों तरफ पहाड़ी था। हाँ। नीचे। और किस तरीके से घेरा आपने?
मेरा मतलब एनसर्कलमेंट हुआ था। और ये कहते हैं उड़ीसा पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा, कैसा रहा? हाँ, हम लोग एसओजी में आए थे। कितनी पार्टीज आई थी वहाँ से? हमने लोग 70-80 बंदे आए थे। 70-80 लोग आए थे। तो एसओजी आई थी देखिए उड़ीसा से, और सैल्यूट है आपको, जय हिंद। तो इस तरीके से ये देखिए, ये जवान तमाम एक जो है बस आई है, मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे बातचीत करूं। पूरा असलहा जो है इसमें दिखाई दे रहा है और खाने का प्रबंध जो है पीछे कर दिया गया है। और अभी की जो तस्वीर है वो ये है कि यहाँ पर नक्सलियों के शवों को निकाला जा रहा है, और नक्सलियों के शवों को थोड़ी देर बाद आईजी अमरेश मिश्रा यहाँ पहुँच गए हैं और सभी के सामने जो है दिखाया जाएगा। किशोर आइएगा और उन तस्वीरों को दिखाइएगा, पूरा असलहा उसकी भी दिखाने की हमारी कोशिश थी। और ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की जाएगी और वहाँ पर जो है तमाम जो नक्सलियों के शव सफ़ेद जो रैपर है उसमें दिखाई दे रहे होंगे। किशोर जूम करिएगा, और वहीं बगल में एमुनेशन है जो नक्सलियों से बरामद किया गया है। पिछली बार जिस तरीके से रॉकेट लॉन्चर और सब कुछ मिला था, इस बार भी आशंका है, क्योंकि चलपति जो कोर कमेटी का मेंबर मारा गया है, 1 करोड़ जो इनाम का नक्सली था, उसके इर्द गिर्द जो तमाम जो उसके सुरक्षा घेरा था उसको भी सबको ध्वस्त कर दिया गया है और बहुत फायरिंग चली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी फायरिंग चल रही है और बैकअप पार्टीज को भेजा जा रहा है। ये सिर्फ एक चरण की लड़ाई थी, यानी बहुत ज्यादा नक्सलियों की संख्या हो सकती है मारे जाने की। नीतीश, जवानों के साथ साथ आपके साहस को भी सलाम है। विस्तार न्यूज़ के हमारे इसी तरह के जाबाज साथी जो हैं, वो देखिए ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नक्सलवाद के खात्मे की हर खबर अगर आपको देखना है तो विस्तार न्यूज़ में देखिए। नक्सलवाद की एक खबर अगर आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज़ पर देखिए, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी अमित शाह ने दी है। और नक्सलवाद देखिए, हाँ दिखाइए। बिल्कुल किशोर, ये तस्वीरें दिखाइएगा। तमाम जो शव बरामद हैं, इस बार उल्टी गिनती शुरू करूंगा। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 12 शव हैं यहाँ ज्ञानेंद्र तिवारी जी, मैं आपको बता दूं। और ये सभी जो 12 नक्सली हैं उनको यहाँ पर रैपर में रख दिया गया है। और ये सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और डेड बॉडीज आ रहे हैं जी मैडम, कितनी आ रही? और डेड बॉडीज आ रही हैं ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, और डेड बॉडीज आ रही हैं। एम्यूनेशन दिखाइए किशोर, सबसे पहले असलहा दिखाइए आप। डेड बॉडीज और आ रही हैं, वो भी हमने दिखा दिया। और ये असलहा देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये तस्वीरों को देखिए, ये देखिए, ये तमाम जो बंदूकें हैं जो बरामद की गई हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रही होंगी। और जो कैश है, तमंचा है, एक तस्वीर दिखाइएगा किशोर। देखिए ये असलहा, सबसे पहले तमंचा, फिर उसके बाद गोलियां, फिर उसके बाद जो अन्य बंदूकें हैं वो हैं। और उधर मुझे SLR दिखाई दे रही है, ये दिखाइए। और देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये कितनी बड़ी बात है कि SLR यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो नक्सली हैं, कोर कमांडर जिसकी बात है वो अलग है। उधर मोर्टार दिखाइए, मोर्टार दिखाई दे रहे होंगे ज्ञानेंद्र जी। और यहाँ भी उसी तरीके का, जिस तरीके का कायराना प्रयास करने की कोशिश की गई थी, यहाँ भी इन्होंने की थी और इनके मोर्टार कुछ काम नहीं आए। जवानों ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। सोलर चार्ज दिखाइए। सोलर चार्ज जो सोलर तरीके से जो है ये चार्ज करने की कोशिश करते थे, उसी के नीचे SLR की मैगजीन्स दिखाई दे रही हैं ज्ञानेंद्र जी। और ये मोर्टार जो देशी मोर्टार वो बनाते हैं, कपड़े हैं, पीछे आप देखिए ये खाने पीने की सामान है, उसके पीछे नक्सल साहित्य है। और नक्सल साहित्य के जो है ठीक बाजू में उनके और अन्य दैनिक सामग्रियां हैं। इधर किशोर आप दिखाइए, ये सब कुछ, ये जो जितना भी दैनिक सामग्री होती है। और ये इधर आप देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इनके बैग्स और तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर लाई गई हैं। और ढेरों की संख्या में जो 5 जो है पिकअप वाहन में जो है शव और सामान लाया गया था, वो सब कुछ यहाँ परोसा जा रहा है। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि आत्मघाती हमले करने के लिए इन्होंने कुछ बना रखा था। नितेश, जरा कैमरामैन को कहिए थोड़ा जूम आउट कर दें, सारी तस्वीरें वहां की दिखाई दें, बहुत जूम करके ना दिखाएं, जूम आउट कर दें तस्वीर। और 1 करोड़ का जो नक्सली है इनामी, वो कहां है, जरा ये भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा बहुत संतुलित तरीके से, जवानों को बिना डिस्टर्ब किए हुए। नितेश, बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये तस्वीरें दिख रही हैं। मैं 1 करोड़ के इनामी नक्सली की भी बात करूंगा। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। किशोर, थोड़ा सा मेरे साथ आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। और मैं जो है आईजी साहब अमरेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी जी संपादक जी हैं, आईजी साहब हमारे साथ हैं, और मैं मेरे संपादक ज्ञानेंद्र तिवारी जी फोन लाइन में। सर, थोड़ा सा ऑपरेशन की जानकारी, हमारा खास सेगमेंट सीधे मुद्दे की बात चलता है, क्या कुछ हुआ और 1 करोड़ का इनामी कहाँ पे है? नहीं, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि परसों रात से इनकाउंटर चल रहा है, अभी भी इनकाउंटर जारी है। 14 बॉडी हम लोग रिकवर कर पाए हैं, 15 हथियार रिकवर कर पाए हैं, बहुत सारे नक्सल लिटरेचर, एम्युनिशन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं जिनके एनालिसिस जारी है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली के बारे में जहाँ तक आपका बोलना है, हम इतना ही बताएंगे अभी कि कोई सीनियर कार्डर है जिसकी पूरी पहचान होना भी बाकी है। पूरी पहचान बाकी? जी। और सर, सबसे बड़ी बात करें तो अभी कितने नक्सली वहाँ फंसे हो सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने घेर रखा? ये बोलना मुश्किल होगा, ऑपरेशन जारी है, अभी फोर्सेस तैनात हैं वहाँ पे। अब कल सुबह हम बता पाएंगे सर्चिंग के बाद और क्या है वहाँ पे। अभी जवानों को जो वहाँ से दीजिए, आईजी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए। नितेश, जवान पर्याप्त संख्या में है, 600-700 लोग लगे हुए थे, करीब बराबर संख्या अभी इंडक्ट हुई है और वो तैनात है वहाँ। ठीक है, तो आईजी अमरेश मिश्रा जी को सुन रहे थे आप ज्ञानेंद्र जी। मैं जैसा आप कह रहे हैं, मैं फिर से चला जाता हूँ। और ये जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली जिसकी चेनाप्पा की बात हो रही है, उसकी तफ्तीश की जा रही है। कुछ और लाशें आ गई हैं और इनको भी दिखाऊंगा। ये 2 लाशें और आ गई, 14 लाशों की जो बात थी। ज्ञानेंद्र जी, ये सामने तस्वीर रखी है, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से ये जो 14 लाशें बरामद की गई हैं वो सीधे यहाँ पर रख दी गई हैं। और इसके बाद जो है एफएसएल की टीम भी तैयार है अपनी आगे की कार्रवाई के लिए। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत होगी और वहाँ और विस्तार से तमाम जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये तस्वीर साफ स्पष्ट संदेश देती है कि चाहे वो अबुझमाड़ हो, चाहे वो सुकमा हो, चाहे बीजापुर हो, या फिर चाहे आप गरियाबंद भाग कर आइए, कहीं भी भागिए, आपको बंद कर दिया जाएगा इसी तरह के ताबूतों में और कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए हथियारों को छोड़कर साफ तौर पर मुख्य धारा में जुड़ जाइए, ये जवानों का साफ संदेश है। और इसी संदेश के साथ जवान यहाँ पर उतरते जो दिखे थे, उनसे भी मैंने बातचीत की। एक बार सामान में फिर से आ जाइए, वाइडर फ्रेम दिखाइएगा किशोर। और ये देखिए आप ज्ञानेंद्र जी, लगातार जो है असलहा खुलता जा रहा है और ये स्प्रिंग्स हो गई, SLR हो गई, और ये जो सोलर पैनल हो गया, और जितने भी ये जो बम लगाने के लिए छोटे मोटे प्रेशर आईडी के लिए जो होते हैं, डेटोनेटर लगाने के लिए, चाकू, छुरे, कट्टे, तमंचे, जितना भी ये सब जुटा सकते थे अपनी हरकतों के लिए, वो सब कुछ नक्सलियों के द्वारा जुटाया गया था। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जंगल में चलने के लिए तमाम खाने पीने की सामग्रियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। कैश देखिएगा, 500 और 100 की कैश की नोटें दिखाई दे रही हैं। किशोर, थोड़ा सा उसमें जूम कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ जो नक्सली हैं वो गरियाबंद जैसी जगहों पर या मुख्य जगहों पर आके उगाही करते थे, या फिर वो आते थे। ये नकली है असली, मेरी ये भी जानने की मंशा रहेगी और मैं इसमें भी पड़ताल करूंगा। ब्रीफिंग शुरू होने वाली है ज्ञानेंद्र जी, लेकिन मैं ये और थोड़ा असलहा लगातार खोला जा रहा है। ये जैकेट देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये सबसे अलग चीज दिखाई दे रही है। यानी कोर कमेटी के जो मेंबरों की बात कही जा रही है, जो नक्सलियों के हैं, ये जैकेट में क्या होता है, सारा चारों तरफ सामान फंसा लेते हैं। मैगजीन हो गया, गोलियां हो गई, तमाम जो जरूरी चीजें हैं, ग्रेनेड हो गए, हथगोले हो गए, जो भी इनके पास होता है उसमें फंसा लेते हैं और चलते हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़े कैडर के नक्सली हो सकते थे। आईजी अमरेश मिश्रा से हम वो भी पूछने की कोशिश कर, नक्सल साहित्य भरी भारी संख्या में जो है बरामद हुआ है, वो भी हम दिखा देते हैं। पेन, कागज, कलम, यानी बौद्धिक जो इनके लोग थे कथित रूप से, उनका भी विनाश हुआ है और इसके साथ जो हथियार रखते थे उनका भी विनाश हुआ है। तो कोर कमेटी के मेंबरों के साथ ये बम बनाने का सामान आप देखिए, बड़ा अलग तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा। ये छोटे छोटे हथगोले, ये बम बनाने के लिए और जो है घात लगाने के लिए रोडों में भी सामग्रियां उपलब्ध करा सकें। ये चश्मा देखकर ऐसा लग रहा है मुझे, जो 1 करोड़ की इनामी नक्सली की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उसका ये चश्मा हो सकता है, क्योंकि सीईसी के मेंबर को ही ऐसी प्रिविलेज, ऐसी बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। ये एक बार दिखाइए, ये SLR बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से दिखा देना चाहूँ, ये तीनों SLR बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेल्फ लोडेड राइफल होना। अब ये किसकी है, क्या है, और पूछेंगे। और सर, ये तमंचा भी अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा करता है कि यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सलियों का निपटारा। ये फोटोज देखिए ज्ञानंद जी, ये फोटोज आप देखिए,
ये बहुत ज़रूरी फ़ोटोज़ हैं, अहम फ़ोटोज़ हैं, यानी कि जो पुराने जो नक्सली थे वो भी यहाँ पर जो है अपनी यादों सजाए हुए बैठे थे और इनमें से कई लोगों की पहचान होगी तब और समझ में आएगा। अपने परिवार तमाम फोटो में आईजी अमरेश मिश्रा बुला रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, मैं अगर मेरी आपकी आवाज़ आ रही हो तो रिप्लाई करेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब शांति बनाए रखिए नितेश, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आईजी क्या संबोधित करते हैं उसके पॉइंटर नोट कर लीजिए। और अब उसके बाद ये जो आप मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देख रहे थे, इसलिए मैं कहता हूं आपको कि विस्तार न्यूज़ आपको इसी तरह से विस्तार से रिपोर्ट दिखाएगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए और मैं संजय का रुख कर लेता हूं एक बार। नितेश, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। संजय, जिस तरह से नितेश ने तमाम बारीकियों को दिखाया, और विस्तार न्यूज़ वो चैनल है जो नक्सल के खात्मे का एक एक सबूत सबसे पहले दिखाता है। क्या माना जाए, अब बस्तर से गरियाबंद और उड़ीसा की तरफ भी नक्सलियों का बड़ा खात्मा हो रहा है। इसके मायने क्या है संजय? देखिए, अगर मार्च 2022 के पुलिस से रिकॉर्ड की बात की जाए तो कुल 25 पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर सक्रिय हैं नक्सल संगठन में। उनमें से आज एक चलपति को फोर्स ने ढेर कर दिया है। इससे पहले 2 ऐसे सीसी मेंबर जो है वो नेचुरल बीमारी से मारे गए हैं। ऐसे में इनकी संख्या सिर्फ अब 22 बची है। ये 22 लोग जो देश भर में नक्सल संगठन को संचालित करते हैं, लेकिन फोर्स की पकड़ से अब ये नक्सली नहीं बचे हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि सीसी मेंबर तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि इनके आसपास 3 से 4 लेयर की सुरक्षा होती है। नक्सली खुद अपनी जान देकर अपने इन बड़े नेताओं को बचाते हैं, लेकिन फोर्स ने गरियाबंद में ये बात साबित कर दी है कि ये सीसी मेंबर भी अब सुरक्षित नहीं है। अगर फोर्स इन्हें घेरती है तो इन्हें ढेर कर सकती है। बीजापुर के पुजारी कांकेर में भी हिड़मा इसी तरह से फोर्स के चंगुल से बच गया था, लेकिन इस चलपति की मौत के बाद एक बात मैं आऊंगा। आईजी अमरेश मिश्रा लाइव कुछ कह रहे हैं और तमाम खबरों को हमने दिखाया, इसलिए वो क्या कह रहे हैं ये भी मैं सुनवा देता हूं। सुनवाइए जरा, क्या कह रहे हैं। हथियारों में आप देख सकते हैं कि इंसास, SLR, 303, रिवॉल्वर, जो कि पुलिस स्टॉक्स होते हैं उस तरह के वेपन्स हैं, और कुछ कंट्री मेड वेपन्स हैं। भारी मात्रा में कारतूस, BGL लॉन्चर जो होता है और उसके भी राउंड्स, काफ़ी सारे लिटरेचर और दैनिक उपयोग की जो सामग्री होती है वो बरामद हुई है, जो डिस्प्ले पे आपके राइट में रखा हुआ है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस था अपने पास। फोर्सेस ने काफ़ी बहादुरी के साथ काम किया। टेरेन की चुनौतियां थीं, काफ़ी घना वेजिटेशन है वहाँ पे, साथ ही साथ 2 दिनों तक नक्सलों को घेरे में बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती थी, जिसको हमारे बहादुर जवानों ने गंभीरता और बाखूबी से अंजाम दिया है। सर्चिंग अभी भी जारी है। आज रात में भी फोर्सेस वहाँ तैनात हैं और विशेष जो अपडेट होगा उसको कल दिया जाएगा। सर, एक बड़ा नक्सली जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है वो भी मारा गया है। जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कोई बड़ा काडर मारा गया है, हालांकि अभी इस स्टेज पे हम उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पॉजिटिवली कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाकी कुछ नक्सलियों के 100 की भी शिनाख्तगी हुई है, जिससे इतना पता चला है कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के अधिकांशतः लोग थे। इंदागांव एरिया कमेटी और SD के एरिया कमेटी के काडर से। तो आप अमरीश मिश्रा आईजी को सुन रहे थे और संजय लगातार विश्लेषण कर रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाना चाहिए। संजय, बहुत शुक्रिया आपका, आगे बढ़ना चाहिए मुझे। और नितेश, लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिए। लेकिन ये ऑपरेशन हुआ कैसे, ध्यान से देखना चाहते हैं तो देखिए अपनी स्क्रीन। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ज्वाइंट टीम ने नक्सलियों पर प्रहार किया। इसमें सुरक्षा बलों की 10 टीमें शामिल थी, जिसमें उड़ीसा की 3 टीम और छत्तीसगढ़ की 2 टीम शामिल थी। इसके अलावा CRPF की भी 5 टीम इस ऑपरेशन में मोर्चा संभाली हुई थी। 20 और 21 जनवरी को हुए इस मुठभेड़ में जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली। अभी तक 14 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई, क्योंकि सुरक्षा बल नक्सलियों के 14 शव लेकर लौटे हैं। नक्सलियों के शव के साथ 7 सुरक्षा बलों को AK-47, SLR, इंसास और कई स्वचालित हथियार भी मिले। इस नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। आज BSF के हेलीकॉप्टर से घायल जवान को एयरलिफ्ट भी किया गया। गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट जंगल में चल रही इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के जवान घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर शिफ्ट किया गया। रायपुर में घायल जवान का इलाज चल रहा है। इस ऑपरेशन में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है। इस नक्सली का नाम चलपति था। सुबह से चलपति का नाम चर्चा में है। गूगल पर लोग सर्च कर रहे हैं कि आखिर यह खूंखार नक्सली चंचल कौन है।
जिसकी सुरक्षा में 9 नक्सली हमेशा तैनात रहते थे, जिसमें 4 पुरुष और 5 महिला नक्सली शामिल थे। चलपति के बारे में विस्तार से बता देते हैं, चलिए आप जान लीजिए। 61 साल का चलपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर का रहने वाला था। चलपति उड़ीसा राज्य कमेटी का सदस्य था। पूरी डिटेल आप देख लीजिए, मेरे बगल में पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, मेरे बगल में पूरी एक एक जानकारी आपको बता रहा हूं, जिसकी पहचान केंद्रीय कमेटी के मेंबर के रूप में थी। केंद्रीय कमेटी के मेंबर पर 1 करोड़ का इनाम होता है। 61 साल के चलपति की पत्नी का नाम अरुणा है, जो महज 24 साल की। 61 साल का नक्सली, 24 साल की पत्नी। ये चलपति जनवरी 2021 में छत्तीसगढ़ आया था और 2021 से छत्तीसगढ़ में ही रहा। लेकिन अब साय सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन में खबर ये है कि चलपति मारा जा चुका है। 1 करोड़ का नक्सली ढेर हो गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार जवानों ने इतने बड़े नक्सली को ढेर किया। इससे नक्सली संगठन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बड़े लीडर के मारे जाने का बड़ा असर होगा। शहरी कनेक्शन टूटेगा। घबराए नक्सली संगठन छोड़ देंगे। इससे सुरक्षा बल का फायदा होगा। जवानों का मनोबल बढ़ेगा और मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की तरफ निर्णायक मोड़ आएगा। इस मुठभेड़ के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए फिर से नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन दोहराई है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ने भी जवानों को मिली बड़ी सफलता पर बधाई दी है। लाल आतंक पर हुए प्रहार पर क्या कह रहे हैं सीएम और डिप्टी सीएम, सुनिए। जवानों को भारी सफलता मिली है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका वो पूरा करेंगे। 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे। उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। कि नियत समय में सब कुछ निर्धारित हो जाएगा, शांति होगी, जैसा कि संकल्प माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का है, बड़ा संकल्प है उनका। मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से सब कुछ विस्तार से आपको दिखा दिया, बता दिया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखा दिया। लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है एक बार ध्यान से ये भी देख लीजिए। 1 साल में नक्सलियों के खिलाफ विष्णु सरकार का बड़ा अभियान पिछले 1 साल से लगातार जारी है। 1 साल में 260 से ज्यादा अधिक नक्सली मारे गए हैं, 260 से ज्यादा। और इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक खबर है, इससे ज्यादा नक्सली कभी नहीं मारे गए। 870 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर कर दिया, यानी नक्सली बंदूक छोड़कर घबरा गए हैं, डर गए हैं और कह रहे हैं भाई साहब मुख्य धारा में शामिल कर लीजिए। और 1000 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं इस साल 48 नक्सली मारे गए हैं। इस साल मतलब आप समझ रहे हैं, जनवरी का महीना भी खत्म नहीं हुआ है, 48 नक्सली मारे गए हैं। 2025 की बात कर रहा हूं, जिसमें से 43 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है। मारे गए नक्सलियों में कुल 3 करोड़ से ज्यादा के नामी नक्सली शामिल थे। 3 करोड़ से ज्यादा, ये बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन हमारे जवानों का संघर्ष कितना है ये भी आपको बता देते हैं। गरियाबंद में जिस जगह पर मुठभेड़ चल रही है वहां पहुंचना इतना कठिन है, इतना कठिन है। रास्ते नहीं है, लेकिन कौन चल रहा है? विस्तार न्यूज का रिपोर्टर चल रहा है, नितेश गर्ग चल रहे हैं। केवल पैदल ही इस जगह पर जा सकते हैं, पैदल ही जाया जा सकता है। सड़कें नहीं, पथरीली पहाड़ी से गुजरकर सुरक्षा बल भालू डिगी जाते हैं। हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्र ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं, इसको देखिए और समझिए कि जवानों को इतनी बड़ी सफलता आसानी से नहीं मिलती है। कुलाड़ी घाट से इसी रास्ता से होकर भालू डिगी जाया जाता है। ये 17 किलोमीटर का सफर है, इसमें से 9 किलोमीटर खड़ी पहाड़ी है। आने जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में सलाम है, सैल्यूट है इन जवानों को। इतनी मुसीबतों को पार कर मुठभेड़ को अंजाम देने वाले सुरक्षा बलों को सलाम, सलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपसे मैंने कहा था, क्या कहा था? वादा किया था कि 26 फरवरी तक महाकुंभ की तस्वीर रोज दिखाऊंगा। कड़कड़ाती ठंड में हमारे साथी महाकुंभ में डटे हुए हैं। क्या स्थिति है और क्या तस्वीर है, ये देखने के लिए कुंभ ले चलते हैं भाई। कुंभ में कहां है हमारे सहयोगी? कहां है हमारे सहयोगी? सीधी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। दिखाइए कहां है, क्या दिखाने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं? कौन कौन है? आदर्श हैं और त्रिकुंड लगाए अनमोल है। खड़े रहिए। कड़कड़ाती ठंड में हमारे साथी महाकुंभ में डटे हुए हैं। आगे रिपोर्ट आपको बता देता हूं, फिर लाइव पर जाऊंगा। आप समझ गए? आपको महाकुंभ की हर तस्वीर दिखाने के लिए मुस्तैद है मेरे साथी।
हर तस्वीर। महाकुंभ के 9वें दिन संगम तट पर 27 लाख लोग श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। 9 दिन में महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 9 करोड़ से ज्यादा हो गया है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। आज महाकुंभ के बड़े चेहरे कौन थे वो भी देख लीजिए ध्यान से। आज महाकुंभ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गौतम अडानी की तस्वीर पूरी मीडिया में छाई रही। दोनों दिग्गजों ने महाकुंभ पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना भी की। गौतम अडानी पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे थे। संगम तट पर अडानी ने पूजा की, इसलिए रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद सहयोगियों के पास चलेंगे। देखिए। यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। महाकुंभ, दिव्य कुंभ, बड़े चेहरे, छोटे चेहरे, साधु, संत, नागा, सन्यासी, अखाड़ा, महामंडलेश्वर, सब कुछ आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है। आज क्या है कुंभ के माहौल में, कौन कौन रंगा दिखाई दिया और अभी मेरे दोनों सहयोगी कहां हैं? चलिए कुंभ लिए चलता हूं। सबसे पहले आदर्श साहब के पास आऊंगा। ये तो संगम में दिखाई दे रहे हैं, इनको थोड़ा और मौज काटने दीजिए। आदर्श साहब कहां खड़े हैं, पहले आप दिखा दीजिए, उसके बाद अनमोल आ रहा हूं। ज्ञानेंद्र जी, आप कुंभ आए थे तो भंडारे के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। मैंने सोचा आज वहीं चलता हूं ताकि आप अगली बार जब कुंभ आएँ तो आपको भंडारा बढ़िया मिल सके। और इसीलिए हम कहां पर पहुंचे हैं? इस वक्त हम हैं मेहंदीपुर बालाजी के उस कैंप में जहां पर सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं, जो इलाहाबाद के लोग हैं, वो भंडारा खाने के लिए पहुँचते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएँ कितनी लंबी लाइन यहाँ पर मौजूद है। ये स्टूडेंट हैं अलग अलग जगहों के जो यहाँ पर भंडारा, बहुत खुश लग रहे हैं। कहाँ से आए? यहीं सलोरी से। पढ़ते हैं ना यहाँ पे? भंडारा ढूंढ के रखा आपने, कहाँ कहाँ कौन से मिला? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ ढूंढा बताइए? इससे पहले सेक्टर 6 में थे, उसके बाद सेक्टर 7 में, यहाँ पे फिर आ गए। आप दोनों का खा के आए आप? बिल्कुल। वाह, भंडारा चल रहा है। कहाँ से आए आप? मैं तो अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हूँ। पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? तो ये बताइए, कुंभ जब तक चलेगा लगातार भंडारा चलेगा? नहीं, मैं पहले दिन आया था आज। पहले दिन तो हम भी चूक गए फिर आप तो, पुराना वाला माल सब? नहीं, मैं आया था, थोड़ा काम था उधर, नागवास के मंदिर जाना था, इसलिए मैं दर्शन करने आया। भंडारा निपटा देते हैं इसी साथ साथ। जा रहे तो रूम पे लेट हो गया था, इसलिए मैं सोचा नहीं बनाएंगे, भंडारा खिलाएंगे। ज्ञानेंद्र जी, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर भी भंडारा खा चुके हैं। हम लोग खा चुके हैं और हमारा तो दिनचर्या ही बन गया है। यहाँ रोज सुबह उठते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर शाम का फिर अपना शेड्यूल है, रात सुबह 1 बजे फिर रात में ढूंढ लिया। ठीक है, इनके साथ आप दिखा लीजिएगा, इनके साथ आप दिखा लीजिए। अनमोल, आप कहाँ हैं? जल्दी से तस्वीर दिखा दीजिए, टाइम हो गया। अनमोल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए हम लोग उस जगह पर हैं जो त्रिवेणी संगम कहा जाता है और ये वो पावन भूमि है जहां पर 9 दिन में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। और देखिए अभी भी रात का माहौल है, कड़कड़ाती ठंड है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है यहाँ पर हैं और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ लोग जो है अभी भी यहाँ पर जो है आपको डुबकी लगाते हुए दिखेंगे। और ये विहंगम नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से। और हमारे साथ कुछ लोग भी है, जल्दी से उनसे भी बातचीत। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं जगदलपुर से हैं आप? देखिए, जगदलपुर से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मैं भी छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कैसा लग रहा है ये बता दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हैं मैम? ओडिशा कोरापुट से। आप उड़ीसा से आई हैं? हाँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है। सर, आप कुछ सुनाना चाह रहे थे? हाँ, मैं ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। फिलहाल मुझे, मेरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।